अरे डमरू हिलना बंद हो जाओ। गुड मॉर्निंग गुड्डा, अजय प्रताप, समर्थ जायसवाल, राधे राधे, अंकिता, समृद्धि वर्मा, अमृता पटेल, विकास, हर्षिता चौधरी, आदर्श, कुलदीप। अरे भैया ये कैसे 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 डमरू कैसे? ओहो, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग शिवम यादव जी, श्रुति गुप्ता, टीना, नीरज, सभी को, बिहार वाले बच्चों को भी जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पाई। ओके, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ, आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, आनंदित हो। मौसम अच्छा चल रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या चल ही नहीं रही होगी जीवन में, और मेरे बच्चे भी खुश होंगे और मुझे उम्मीद है बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी, अच्छा यूपी बॉय, अच्छा यूं कह रहा है नालायक कि कभी गुड मॉर्निंग में मेरा नाम ले लिया करो। नालायक, तेरे बहुत सारे ऑप्शंस पढ़ती हूं मैं, ठीक है ना, मेरा नाम ले लिया करो। ऐसी बातें कर देंगे, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए ही बनाए बेटा, वो छोटे बच्चे हो क्या, छोटी बच्ची को कर दो छोटा बच्चा हो क्या, ठीक है ना। सेम टू यू गुड्डा, सेम टू यू कविता, सेम टू यू। हाँ बेटा, मैं एकदम मस्त हूँ, आपके सबके नाम लूंगी। अरे मैं तो ये चाहती हूँ मेरे हर एक औलाद का नाम उधर आए, किसमें, सेलेक्टेड बच्चों में आए, फिर उसके बाद कहूँ कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। कौन कह रहा है वॉइस नहीं आ रही? अच्छा एक बार वो करो, थम्स अप करके बताओ वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। और जिसको नहीं आ रही है एक बार बाहर निकलो, रात में हो सकता है कुछ गुपचुप चीजें देख रहे हो तुम, धीमी आवाज में मम्मी कह रही हो पढ़ ले, और तुम रील्स चला रहे थे तो आवाज कम करके सो गए हो और अभी बढ़ा ही नहीं है तो देख लो एक बार, ठीक है। एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ गुड्डा, कि थम्स अप करके बताओ वॉइस प्रॉपर है, वीडियो ऑडियो दोनों प्रॉपर हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा आशीर्वाद है सोना, पूरा आशीर्वाद है मेरा बच्चा। मैम वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है, आ रही है, आ रही है भैया। प्रदीप भैया एक बार देखना, बच्चे कह रहे हैं वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, देखना एक बार प्लीज। अभी दिखवा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत हो रही होगी तो दिखवा देंगे। वैसे मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है ना गुड्डा, तो कई बार इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो तो आज शुरू करेंगे कहानी। अब तक हम जो जो पढ़ चुके हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पहले भी कहा था। देखो अनुसूचियां 12 हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा। शुरुआत जो है संविधान सभा की, कौन सी समिति का हेड कौन रहा है, कौन सी समिति का कौन हेड नहीं रहा, वहां से क्वेश्चन बना है, पहले भी सीजीएल में बनेगा, इस बार भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके, अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से, भाग 3 से बनते आए हैं, बनेंगे, एकदम टिप्स पे रख लेना। एक बार एग्जाम के लिए पढ़ो बेटा, मैं ये गारंटी देती हूँ जीवन पर्यंत पॉलिटी को सिर्फ रिवाइज करके आगे बढ़ जाओगे, एक बार ईमानदारी से नोट्स बना लो। फिर बात आती है बिट्टू भाग 2, नागरिकता। नागरिकता वाले मुद्दे में तुमने खूब इंटरेस्ट ज्यादा ही लिया, ठीक है, वो तुम्हारा हो चुका है, नागरिकता वाला टॉपिक हो चुका है। भाग 1 में वही 2-4 चीजें आती हैं। एक क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है, वो ये पूछेगा अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य को किसी मतलब अन्य क्षेत्र को भारत के राज्य में मिलाना है, तो संसद में किस तरीके का बहुमत चाहिए। तो आपको सिंपल बोलना है, साधारण बहुमत चाहिए, कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी, मैं समझाऊंगी आगे, ठीक है। तो इतना ही फंसाएगा, उसमें उससे ज्यादा फंसा सकता ही नहीं है आपको। अब हमने भाग 4 में कल नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े थे, कि राज्य जब काम करेगा तो कौन सी नीतियां होंगी, जो भी नीति बनाएगा उनको गाइड करने वाली वैल्यूज पे बात की थी। तो वो पूरी कहानी की तरह मैंने याद कराया था, राजा जी की प्रजा, प्रजा में कौन सी चीज कहां कहां, वो कोड दिमाग में रहेगा। जैसे 4444 हमेशा याद रहेगा, बराबर सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, 45 बात करता है बच्चों की, और फिर 46 से ओबीसी वाला मामला, वो वाली कहानी चला देना। ओबीसी के लिए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल उपबंध, 47 उनको दारू छुड़वानी है, उनको पोषाहार, और 48 जब पोषाहार की बात करते हो तो फिर 48 क्या कहता है, फिर 48 कहता है कि आपको ध्यान रखना होगा दुधारू पशुओं का, उनकी गौहत्या नहीं की जाएगी। 48 ए कहता है पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाय क्या खाती है, पेड़ पौधे खाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप जानते ही हो आगे 49 50 कार्यपालिका,
और विधायिका अलग अलग, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं गुड्डा, यहाँ इसी को नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन और नोट कर लो। नीति निदेशक तत्व में ही नीचे नोट करो किसने क्या कहा था। तो यहाँ नोट करेंगे B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। B.R. अम्बेडकर जी ने नीति निदेशक तत्व के लिए क्या कहा था। B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा। संविधान की अनोखी विशेषता कहा। कैसी विशेषता, अनोखी विशेषता, यानी यूनिक स्पेशलिटी। ठीक है, अनोखी विशेषता कहा। किसे बेटा, डीपीएसपी की बात कर रही हूं कि डीपीएसपी को किसने क्या कहा, डीपीएसपी को किसने क्या कहा उसकी बात कर रही हूं, यानी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कहा, यूनिक फीचर कहा, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। इसमें कोई दिक्कत होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हाँ ये वाली बात कर दी है। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी का स्टेटमेंट भी बहुत आता है। टीटी कृष्णामाचारी ने इसे कहा भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। क्या कहा, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा। क्या कहा बेटा, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा कि भाई देखो इसमें जो फीलिंग्स हैं उसका एक परमानेंट डस्टबिन बना दिया है, क्योंकि आप इसे लागू नहीं करा सकते हो। कहाँ, आप इसे लागू नहीं करा सकते हो, किस जगह पे, न्यायालय में। तो किसने क्या क्या कहा है ये बहुत पूछा जाता है। टीटी कृष्णामाचारी ने कहा भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, और उसके बाद एक केटी शाह का स्टेटमेंट आता है। केटी शाह का स्टेटमेंट आता है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है जिसे राज्य अपनी मर्जी से भुनाता है, यानी मन होगा तो इन नीतियों का पालन करेगा। ठीक है, राज्य नहीं होगा तो लागू नहीं करा सकते, अपनी मर्जी से भुनाता है, भुनाता है। पोस्ट डेटेड चेक कहा, उत्तर दिनांकित चेक कहा। ठीक है, किसने, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई परेशानी नहीं। तो बहुत ज्यादा जो पूछे जाते हैं, एक तो पूछे जाते हैं आपके B.R. अम्बेडकर जी से संविधान की अनूठी विशेषता या अनोखी विशेषता कहा। टीटी कृष्णामाचारी का पूछते हैं भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा। केटी शाह का पूछते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिसे राज्य अपनी मर्जी से बुनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और लिख लो, ग्रेनवेल ऑस्टिन, जिसने इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनवेल ऑस्टिन, ये भी पूछा जाता है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा है, इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसे भी, और किसको, आपके जो नॉर्मल आप जिसे कहते हो आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसे भी और इसे भी, दोनों को संविधान की मूल आत्मा कहा है ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। ठीक है, इतना दिमाग में भर गया, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इतना नोट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले समझना है किसको, मौलिक कर्तव्य को। किसको समझना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को समझना है, मौलिक कर्तव्य को समझना है। जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हो, मौलिक कर्तव्य को समझते हो, तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये मिलते कहाँ हैं। ये मिलते हैं भाग 4A में और आर्टिकल 51A में। इसका मतलब भाग 5 में अगर इसे रखा जाता तो शुरुआत में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में होते तो एक अलग ही पार्ट बनाया जाता, इसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाए जाते। इसे घुसेड़ा गया है जबरदस्ती, किसके साथ, आपके डीपीएसपी के साथ, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बाद, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके भाग 4 में हैं और भाग 4 में 36 से लेकर कहां तक चलते हैं, 51 तक चलते हैं, 51 तक चलते हैं। तो ये जबरदस्ती घुसेड़ा गया है, तभी एक नया क्लॉज बना के भाग 4 क और 51 क बना के क्या रखे गए, अनुच्छेद बनाए गए, मतलब सॉरी आपके मौलिक कर्तव्य रखे गए। तो शुरुआती दौर में मौलिक कर्तव्य थे नहीं। हुआ क्या
ये बात चल रही है 1976 की, देश के अंदर लगी हुई है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई है 75 से लेके 70 कब तक, 77 तक, 77 तक, 1975 से 1977 तक देश के अंदर क्या लगी रही, इमरजेंसी लगी रही। अब उसी बीच मौलिक कर्तव्य होने चाहिए लोगों के, इसकी सिफारिश लेकर आई एक कमेटी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम है कमेटी का, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। एक कमेटी की सिफारिश आती है, ये कमेटी जो है ये सिफारिश करती है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है ये पूछ ले आपसे तो बता देना। पीएम कौन है उस समय, तो पीएम है उस समय इंदिरा गांधी जी। कौन है पीएम, इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम है। तो इंदिरा गांधी जी के सामने ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति अपनी रिपोर्ट रखती है, सिफारिश करती है कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। अच्छा, और जब ये सिफारिश रखती है तो उस सिफारिश के बेसिस पे इंदिरा गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42 नंबर का अमेंडमेंट कराती हैं, 42वां संशोधन कराती हैं। कब कराती हैं, 1976 में। ये वो संशोधन है जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, संविधान संशोधन पढ़ रहे होंगे तो सबसे ज्यादा हम इसे ही पढ़ रहे होंगे बहुत ध्यान से। तो क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन कराती हैं इंदिरा गांधी जी 1976 में, और तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य आपको पता है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट भी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इस समिति ने जो सिफारिश की थी, इस समिति की जो सिफारिश थी, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस समिति की जो सिफारिश थी बेटा जी, वो सिफारिश थी मूल रूप से कितने जोड़ने की, 8 फंडामेंटल ड्यूटी, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश थी। ठीक है, जोड़ने की। लेकिन जोड़े कितने गए, जोड़े गए 10। जोड़े कितने गए, जोड़े गए 10 फंडामेंटल ड्यूटी, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मेरी बात समझे, इसने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों को लेकर, लेकिन जोड़े जो गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, वो कितने जोड़े गए, मेरे साथ सब बोलेंगे, कितने बोलेंगे, कितने बोलेंगे कि भैया 10 जोड़े गए। डीपीएसपी को अलग से नहीं पढ़ाएंगी क्या? अंकुर, कल क्लास हुई थी बेटा, कल क्लास किस किस की छूटी है, वो कल वाली क्लास जरूर देखो, डीपीएसपी पढ़ा दिया है। कल वाली क्लास जरूर देखो, डीपीएसपी पढ़ा दिया है। हर संडे तुम्हारी क्लास हुआ करेगी, ये मैंने पहले भी बोला था, क्लास जब खत्म हो रही थी परसों तब भी बोला था गुड्डा, ठीक है ना? तो उसको एकदम देख लेना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? हाँ, अब सुनो, तो सिफारिश समझ में आ गई कि मूल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की करी गई थी, लेकिन जोड़े गए 10। फिर 11वां कब जोड़ा गया, तो याद रखना 11वां जोड़ा गया जब 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां अमेंडमेंट हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 में। और ये 86वां संविधान संशोधन क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिले? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। बच्चों को क्या मिले बेटा जी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। क्या मिले? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। फ्री एंड कंपलसरी क्या मिले सोना? एजुकेशन मिले। ये उनका, ये राज्य का, परिवार का, जो भी उनके गार्डियन है, ये उनका मौलिक कर्तव्य है कि उन बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाएं। ठीक है? क्या रटने होते हैं मौलिक कर्तव्य? कभी नहीं रटने होते हैं। एग्जाम में जनरली पूछता है बस ये कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो एक बार सरसरी नजरों से मेरे साथ देख लेना है कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। 11 हैं इस समय पे। जब संविधान में जोड़े गए थे तब 10 जोड़े गए थे, सिफारिश करी थी 8 की। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या है कि हर नागरिक का ये ड्यूटी है कि भैया ये जो संविधान बना है हम इसको क्या करें? इसका पालन करें, इसको फॉलो करें। इसकी जो वैल्यूज हैं, इसके जो इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करें। ये न कहें कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, न ही ये कहें कि एक दिन तो हम हाथ में झंडा लेके राष्ट्रभक्त बन जाते हैं, घरों के बाहर झंडा लगा लेते हैं।
अपनी कारों में झंडा लगा लेते हैं, फिर हमें इतना भी होश नहीं रहता, हम वो झंडा नालियों में डलवा देते हैं। तो ये हमारी मूर्खता कहलाई जाएगी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हम अपमान कर रहे हैं। सॉरी। तो बेटा जी मौलिक कर्तव्य क्या है? आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ी इज्जत के साथ पालन करना है। जितना हम अपने घर में देवी मैया की पूजा करते हैं या इसमें सामने गीता रखी हुई है, जितना इसका आदर है उतना ही संविधान का आदर करना है। इसके आदर्शों, इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं, इसके अंदर जो भी आपके राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, आपको जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उन सब का सम्मान करना है। ठीक है, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अभी एक दो चीजें और बताऊंगी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। अब देखो, हमारे देश को आजाद करने में कुछ ना कुछ हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन जो रही, यानी कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो रहे, उनको प्रेरित करने के लिए कुछ आदर्श थे हमारे मन में कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, अपने लोगों को गुलामी कभी नहीं सहेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, उन उच्च आदर्शों को जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे लीडर्स के मन में थे, हम उनका सम्मान करें, उनका पालन करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि हमें जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप देखो, इस बात को कई बार हमें मुफ्त में मिली है बेटा आज़ादी, ये सच्चाई है। इसलिए हमें कोई वो नहीं रहता, हमारे मुंह क्या चलते हैं, हमारे मुंह चलते हैं जॉब लगे हम चले जाएं बाहर। नागरिकता वाले चैप्टर में औलादों को सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि दिमाग में ये था ठीक है यार, ब्याह करेंगे, बहू लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया जीवन जी के आएंगे, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात क्या है, बात यह है हमें इस राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसकी वजह से आज आप और हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज पढ़ने भी नहीं देते थे बेटा, लठिया देते थे। ठीक है, ये ऊंची ऊंची पोस्ट जिनके ख्वाब आप देख लेते हो आज, अंग्रेजों के समय पे हम नहीं देख पाते थे, भारतीयों को मौके कहाँ देते थे। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनको हम दिल में रखें कि ये देश है, ये हमारा देश है। ठीक है, तो एक तो संविधान, संविधान में लिखी हुई बातें, अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, फिर ये जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो आदर्श थे उनका सम्मान करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब उसे प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में। सिंपल, हमें आपस में बातें नहीं करनी है कि तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, फलाना होता है, ढिकाना होता है, नहीं। हमें देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए आपस में जुड़े रहना है हर हालत में, कि हमारे देश का नुकसान न हो। मैंने पहले भी कहा है, हमेशा याद रखा करो, हमसे कहीं ऊपर हमारा देश होना चाहिए, कहीं ऊपर। कभी मौका मिले प्राण न्यौछावर करने, ठीक है साहब, कर देंगे, देश तेरे लिए, तेरी मिट्टी खाई ना, मतलब तेरी इसी मिट्टी से तो अनाज खाया है, नमक खाया है, कर्ज चुकाने का मौका अगर मिले माँ बाप की तरह, तो देश के लिए भी कभी वो नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए। देश की रक्षा करेंगे, भारत के सभी लोगों में प्यार, भातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, फ्रेटर्निटी, हार्मनी को, ब्रदरहुड को फ्लोरिश करना है। ये नहीं कि तू हिंदू है, कि तू मुस्लिम है, तू मेरे से निम्न है, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि तुम शूद्र हो, नहीं। बांटने वाली बात पॉलिटी के स्टूडेंट के मुंह से अच्छी नहीं लगती। समरसता, ब्रदरहुड की बात करनी है, ताकि देश की एकता, अखंडता बनी रहे। कोई हमारे देश पर आंख उठाने से पहले ही समझ जाए यहाँ के लोग बड़े देशभक्त होते हैं, उड़ा देंगे, मुंडी उड़ा देंगे, बहुत मारेंगे। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको प्रोटेक्ट करें। हमारा जो कल्चर है, अब हमारा कल्चर मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों में देखने को मिलता है। आप हमारे कल्चर को मॉर्टल एंड इमॉर्टल दोनों तरीके की हेरिटेज में देख सकते हो। जैसे हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, हमारे यहाँ जो डांस होते हैं, ये भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ये रामलीला होना, ये गणगौर उत्सव होना, ये आपका कालबेलिया डांस, ये छऊ नृत्य, ठीक है, ये आपका कुंभ का मेला, ये सब भारत की किस तरीके की इमॉर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, इमॉर्टल कल्चरल हेरिटेज है। तो हमें ये नहीं कह देना कि अरे ये तो बेवकूफ़ों का डांस है, हम तो बॉल डांस करेंगे। अरे नहीं बेटा, बॉल डांस हमारा संस्कृति का नहीं है।
तुम किसी और डांस का सीख रहे हो, बैले करना सीख रहे हो, कंटेम्पररी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वक्त पे तुम ये डीआईडी देख देख के इतने नाम जानते हो अमेरिकन या लैटिन अमेरिकन डांस के, तो तुम्हें अपने देश के शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी पता होना चाहिए, उस नृत्य से जुड़े हुए नृत्यकारों से या नृत्यांगनाओं और जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उस नृत्य को आगे बढ़ाया, उनके नाम पता होने चाहिए। तभी कहेंगे कि हम अपने देश की गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों में से किसको, हमारा बच्चा कह दे, कल को मेरी औलाद कह दे मम्मी मैं डांस करने जाऊंगा, तो मैं तो ये कहूंगी बेटा पहले भारत के क्लासिकल डांस सीख, इन क्लासिकल डांस में से किसी एक डांस को सीख ले। कारण क्या, भारत के क्लासिकल डांस योग के दर्शन पे चलते हैं। तुम केवल ना केवल ये क्लासिकल डांस करना सीखोगे, तुम्हारी पूरी बॉडी रिदम में आ जाएगी, पूरी बॉडी रिदम में आ जाएगी, ठीक है। और मेरा बालक के नाम मम्मी मैं तो हिप हॉप करूंगा, बेटा बाद में हॉप करियो, तू बाद में फुदकियो, पहले इनमें से किसी एक क्लासिकल डांस पे अपनी पारंगतता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। वो नाचना गाना बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे यहाँ तो नाचने गाने के लिए भी, एक बात बताओ, ये तो बाद में इस तरीके के प्रोग्राम आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्लासिकल डांसेस को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए? लेकिन टीवी पे अगर क्लासिकल डांस आ जाए तो हम रिमोट बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है वो हमारे फेवरेट गानों पे नहीं है। वो गाने कौन से होने चाहिए कि वो गाने आपकी मर्जी के होने चाहिए, वो वाहियात किस्म के गाने, उस पर डांस अच्छा लगता है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, एक वाहियात गानों पे बच्चा खुश हो जाता है एकदम, ठीक है ना। उसको लगता ही नहीं बढ़िया गाना हो या कोई कल्चरल या क्लासिकल म्यूजिक हो, ये कह देता है अरे अलाप बहुत है, मूड खराब हो गया। तो हमें कुल मिला के अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, जैसे विश्व की हर देश के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अभी बताऊंगी बेटा, यूपी बॉय सब बताऊंगी। जैसे देश का, जैसे हर विश्व की हर संस्कृति अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने सामने बैठे हुए छोटे भाई बहनों को बताऊं कि हमें भी अपने देश के कल्चर को, संस्कृति को क्या करना है, बहुत प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा कल्चरली रिच कोई नहीं है, हम सबके पिताजी हैं इस मामले में। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो बालक हैं दूसरों के, यूरोप के स्पेशली। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको आगे बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है, यानी इसको एनरिच करना है। पेड़ काटने नहीं है, बच्चों के जन्म पे डिसाइड करना है कि हम 5 पेड़ लगाएंगे या 4 पेड़ लगाएंगे या एक ही पेड़ लगाएंगे, उसको पानी देंगे, फ्लोरिश करेंगे, उस पर टैग लगाएंगे कि बेटा ये तेरे नाम का पेड़ है, ये तेरे को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे ही तेरे बच्चे हो तब तू 2-2 पेड़ लगाइयो या 5-5 पेड़ लगाइयो, बड़ी अच्छी चीज है। पर्यावरण का संवर्धन करना है, मुंडी नहीं उड़ानी है पेड़ों की, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और ज्ञान को अर्जित करने की, यानी कि लर्निंग की भावना का विकास करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। ये नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज मैं जाऊंगी नहीं मम्मी पेपर देने, मैंने सपने में देख लिया था कि मेरा पेपर बिगड़ गया, अब देखो मम्मी मेरा पेपर बिगड़ेगा, ठीक है। ये वाहियात बातें नहीं कि दूध निकल गया है मम्मी आज उबालते समय तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी, ठीक, मेरे को छींक आ गई है, रुक जाओ साहब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि देश की तरक्की तभी होगी। तो मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो चीज सत्य है, सत्यापित है, प्रमाणिक है, उन पर विश्वास करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि हम एकदम सरकार के खिलाफ बैठ गए और सरकार के खिलाफ धरना करने बैठे, अच्छी बात है, हमें अधिकार है, तुम पॉलिटी की स्टूडेंट हो, तुम अगर प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे सरकार पे, सरकार चलेगी कैसे, सही रास्ते पे कैसे चलेगी, अच्छी बात है। लेकिन ये लोगों की गाड़ियों में आग लगा देना, लोगों के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आग लगा देना, बेटा आता तो ये पब्लिक के ही पैसे से है ना, आता तो ये पब्लिक के ही टैक्स से है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि लाल किले गए, ताजमहल गए, वहां खोद के लिखे आए आई लव यू गीता, और अगली बार गए तो लिखा है आई लव यू सीता, फिर तीसरी बार गए तो मीता सुनीता। अरे भाई तुम्हारा तो फिक्स ही नहीं है, कितना तुम ताजमहल पे चित्रकारी अपनी करोगे, वो पित्रादुरा बना हुआ है, उसको बना रहने दो। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो। ये रेलवे में ये लोटा खींच लिया, ठीक है, रेलवे कुछ नहीं, ये यहां से प्रॉब्लम होती है, भारतीय जो है इधर से प्रॉब्लम है। यही अगर रेलवे प्रॉपरली प्राइवेटाइज हो जाए और वहां लग जाए सीसीटीवी कैमरा और एक उसका पैसा जो लगे वो हाई हो जाए, तो वो जो बैठेगा ना अंदर व्यक्ति, वो कंट्रोल में बैठेगा, यहां से कंट्रोल में बैठेगा। टिकट का पैसा अगर हाई हो जाए तो
ठीक है, और सीसीटीवी कैमरे लग जाएं और पता पड़े कि जैसे ही किसी ने कुछ भी निकाला तुरंत निकल के आए वहां से छूटते ही एक पुलिस वाला या एक एक एरिया में वो जो लठ तोड़ेगा ऐसे कि एकदम सूझ के आओगे, एकदम बालाजी बन के आओगे, यहां से लेकर सब पूरा का पूरा। ठीक है, तुम्हारा ये जो भारत के अंदर आदत है कि वो लोटा भी ले जाते हैं, वो सीटें उखाड़ लाते हैं, पता नहीं क्या है, वो हैंगर के हुक लगे रहते हैं, क्या मेंटेलिटी हो गई है हमारी यार, उसको खींच लाते हैं। कभी रेलवे में सफर किया है, ये हालत कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति हमारे देश की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखना है। अपना इंडिविजुअल और ग्रुप गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, यानी खुद भी आगे बढ़ना है, अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर चलना है ताकि देश की तरक्की हो अच्छे तरीके से। और लास्ट जोड़ा गया कि मम्मी पापा या गार्डियन जो भी हैं बच्चे के, उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिलवानी है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यहां दो बातें नोट करके लिखनी है। पहली बात लिखनी है 1, पहला नोट लिखना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? अप्रवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्य क्या है बेटा जी? मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय यानी वही आ गई, नॉन फोर्सेबल है, न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। केवल मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करा सकते हो, न प्रस्तावना को करा सकते हो, न फंडामेंटल ड्यूटीज को करा सकते हो, न डीपीएसपी को करा सकते हो। तो पहली चीज तो मौलिक कर्तव्य क्या है? अप्रवर्तनीय है मेरे बच्चे, यानी नॉन फोर्सेबल हैं, आप इन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि हमारा एकदम हिम्मत हो जाती है कि हम बस जला देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ देते हैं, हम किसी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर ऐसे मुंह चला देते हैं जैसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस देश के अंदर हमारे पर्वतों से जड़ी निकलती हैं तो, और उन जड़ी बूटियों से पूरा विश्व लाभ उठा रहा है ना, तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए, ना कि हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए, वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए ये मुंह चलाने लगे। ये तो फालतू की बात है। अब एक बात बताओ, सबसे अच्छा तरीका, राजीव भाई दीक्षित को जानते हो? आपके समय से पहले चले गए थे, आप जब थोड़े समझदार नहीं होंगे, लेकिन मेरे कहने पर इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कहीं पे भी उनके नाम से हैंडल्स बने हुए हैं, तो राजीव दीक्षित ये जरूर देखना। इवन आप YouTube पे भी देख सकते हो। उन्होंने बहुत समय पहले, मैं ये बात कर रही हूँ 2006 या 7-8 की, ठीक है, IIT IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत इंटेलेक्चुअल, फालतू की बातें नहीं करते थे। तो तब हम 12th कर रहे थे, तो IIT IIM से पढ़े हुए व्यक्ति ने तब एक कैंपेन चला था बहुत बड़े लेवल पे, और बाबा रामदेव भी उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये दीज आर द टॉयलेट क्लीनर बेसिकली। और तब इस तरीके से उस संस्था से जुड़े हुए लोग हमारे विद्यालय में भी आए और उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें ये कंज्यूम नहीं करना। ये हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि ठंडा मतलब कोका कोला। अरे भारत जैसे देश में ठंडा मतलब हमेशा लस्सी, नींबू पानी, छाछ रही है। यहां ठंडा मतलब कोका कोला कभी जीवन में नहीं हो सकता, है ना। हमारी संस्कृति वो कोका कोला वाली नहीं रही है, हमारी संस्कृति हमारी बेसिक संस्कृति रही है। लेकिन वो दिमाग में बैठा दिया हमारे कि ठंडा मतलब कोका कोला, स्ट्रॉन्ग दिखता है, पेप्सी वाला बच्चा है और ये पीता है, तूफानी करते हैं। अरे छाछ पी के भी तूफानी करता है आदमी। पूछो, खेतों में जो काम करने के लिए जाता है वो दही दूध मट्ठा इसी पे चलता था, उससे ज्यादा तूफानी कार्य कोई नहीं करता था। लू के थपेड़ों में भी किसान भारत का खेती कर रहा था। तो कुल मिला के हमारी सोच को कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर राजीव दीक्षित जी ने बहुत पहले कहा था कि ये, और आप खुद देखना कि कोलगेट हुआ, पेप्सोडेंट हुआ, पहले इनमें लिखा रहता था कि ये इस उम्र से नीचे के बच्चों को नहीं देने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो खुद अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज में बैन है, लेकिन भारत में ऐड दिखाते हैं पेप्सोडेंट वाले दांत।
भारत की संस्कृति क्या थी? ये जो अब कहते हैं आपके दुनिया भर के कोलगेट पेप्सोडेंट की तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, लौंग है, अरे उल्लुओं, भारत की संस्कृति में शुरू से ही ये रहा है कि आपको दांत साफ करने हैं तो नमक ले लो, तेल ले लो, अपना क्या बोलते हैं लौंग ले लो। तो अब तुम ये हल्दी नमक मिर्च और गरम मसाला कर रहे हो, ये तो पहले तो हमारी चीज थी, फिर तुम इसे लौटा के हमारे मुंह पे लाके एकदम नए तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। हमें पागल समझते हो, क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुंचाते नहीं है, ये कारण है। तो मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय है, न्यायालय में लागू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य का पालन करने पर कोई सजा नहीं। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर, कर्तव्यों का पालन न करने पर कोई सजा नहीं। कोई क्या नहीं बेटा? सजा नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगी कि बताओ इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला, भारत की संस्कृति की रक्षा करना, ए ऑप्शन। बी, टैक्स भरना। सी, देश के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। और डी, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए आदर्शों को दिल में संजोना और उनका पालन करना। तो बताओ इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बता दो जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। बी, बी, टैक्स भरना, है ना? टैक्स भरना ये कोई मौलिक कर्तव्य है ही नहीं, इसीलिए तो हम टैक्स की चोरी कर जाते हैं, ठीक है ना? ये मौलिक कर्तव्य में है नहीं। और अगर होता भी तो देखो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला था, तुम कहीं ना कहीं, हम भारत के अंदर टैक्स नहीं भरते। जनरली आदमी ये सोचता है टैक्स बचा लूं, या जितना है उससे ज्यादा मैं उस पे करूं, मतलब बचत करने की कोशिश करूं, तो वो अपनी आय को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करता है, तो वो मामला है। एक बात याद रखना, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर कभी कोई सजा नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें बहुत लाइट में लेते हैं। अगर ये झंडा हमारे गिराने पे हम पे लठ टूटने लगे बेटा और हमें सजा हो जाए तो हमारे होश ठिकाने लग जाएंगे। हालांकि लगता है वो कोड लगता है, ठीक है। आ जाओ अब भाई, बहुत ध्यान से समझना है। अरे कहाँ चले गए भाई? आ जाओ, अब हमें समझना है भाग 5। अब क्या समझना है गुड्डा? भाग 5 समझना है। अब मैं आपको समझाऊंगी भाग 5। आ जाओ बेटा जी, अब पढ़ेंगे भाग 5 को, समझेंगे पार्ट 5 को समझेंगे। भाग 5 क्या है? आपने किताबों में देखा होगा, यूनियन, संघ। भाग 5 किसके बारे में बात करता है? यूनियन के बारे में बात करता है, संघ के बारे में बात करता है, ठीक है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करता है। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको संघ की कार्यपालिका के बारे में बताऊंगी। बड़ी बेसिक, शुरुआती पहली क्लास में भी मैंने एक बात आपको बताई थी, अब उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैंने आपको सबसे पहले कहा था, मैं बेसिक बात ही बताऊंगी गुड्डा, मैं बेसिक बात ही बताऊंगी मेरा बच्चा। देखो, एक होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है आपकी विधायिका। विधायिका यहां लिख लो सबसे पहले, विधायिका, कानून बनेगा तभी तो पालन होगा। फिर होती है कार्यपालिका और फिर होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी ऐसे देश में जो लोकतांत्रिक है, वहां आपके लिए एक होगी लेजिस्लेचर, एक बॉडी होगी एग्जीक्यूटिव, और एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसे आप जुडिशरी कहते हो। क्या कहते हो? जुडिशरी। यानी कुल मिलाकर देश के अंदर, देश की सरकार के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3 ऑर्गन्स होंगे सरकार के, 3 अलग अलग अंग होंगे सरकार के शासन चलाने में, जिसमें बेटा जी एक होगी विधायिका, लेजिस्लेचर, जो क्या बनाएगी? विधि बनाएगी। किसका निर्माण करेगी मेरा बच्चा? विधि का निर्माण करेगी, लॉ का निर्माण करेगी। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो क्या करेगी? उस बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, उसका पालन करवाएगी, उसको लागू करवाएगी। और अगर उस कानून से लोगों को नुकसान होता है या
आम जनता को भी कोई ना कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ उनके पास एक अलग से ऑर्गन होना चाहिए, अलग से बॉडी होनी चाहिए जिसका नाम है न्यायपालिका, जहाँ लोगों को न्याय मिलेगा। अब ये 3 अलग अलग ऑर्गन इसलिए रखे गए किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में, क्योंकि जिसने कानून बनाया है अगर वही न्याय देगा तो वो कभी भी अपने कानून को गलत नहीं बोलेगा। अगर आप ये सोचो, बहुत बेसिक सी चीज है, आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें टैग करके अपना गुस्सा, आप अपना प्यार सब दिखाते हो उस पर, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा दिखाते हो कि मेरा नहीं चल रहा, मैं गुस्से में हूं, टैग कर देते हो सारे अपने बड़े भाई बहनों को, हम सबको, ठीक है, प्यार दिखाते हो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, हमें अच्छा समझ में आता है, ठीक है, कई बार अपनी क्वेरीज लेकर आते हो, प्यारी प्यारी क्वेरीज होती हैं, पॉलिटी में तो तुम्हारी क्वेरीज एकदम माशाअल्लाह होती हैं, दिल सा खुश कर देते हो तुम, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें अधिकार ना होता, ये अलग से टेलीग्राम ग्रुप ना होता, और मेरी क्लास में पढ़ाते समय तुम छोटे बालक बच्चे यहाँ ये लिखते रहते हो जो, ठीक है, जिसे पढ़ना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि फिर यहाँ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो बच्चा जो लिखता रहता है यहाँ पे, अगर हम उसे देख नहीं पाते तो ऐसे में आपको न्याय नहीं मिल पाता, जस्टिस नहीं मिल पाता। आप ये कहते कि हमारी कुछ प्रश्न हैं जो रह जाते हैं और हम पूछ नहीं पाते, और फिर पूछने का कोई तरीका नहीं है, बताओ क्या ही फायदा है ऐसी क्लासेस का, है ना, बच्चे के मन में आता। तो इसीलिए एक अलग से एक प्रोग्राम, एक अलग से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया आपको। वो क्या है कि आप टेलीग्राम पे हमारे से जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो, लॉजिकल बातें, ठीक है। एक आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है गुड्डा, जिसपे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताते हो कि मेरे समझ में आ रहा है, या आपको जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम कहते हैं कि गुड्डा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, वो लोग ज़्यादा सटीक तरीके से इस चीज़ को डील करेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड बनाते हैं ना, उनको करना ही करना है 1 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मैं 2 मिनट पानी पीऊँ बेटा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा बेटर फील हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़, आई हैव अ इशू, मेरा एमटीएस का पेपर 20 जून को है। अरे तब तक 20 जून तक तुम घबराओ मती, मैंने तुम्हें जितनी क्लासेस बोली हैं तुम्हारी बहन उतनी क्लासेस में कराएगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है। हाँ बेटा, 1 घंटे का रखा है ताकि बच्चा वैलिड प्रश्न पूछे, ठीक है। देखो पॉलिटी तुम यहाँ से कर लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स अपने साहिल वहाँ से ही करना, क्वेश्चन आंसर अपने प्रैक्टिस सेट एमटीएस का वहीं से लेते रहना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर लो, मतलब क्लासेस तुम यहाँ से करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, चलो आ जाओ भाई। तो ये न्यायपालिका और ये रहता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, इसका काम क्या है, कानून बनाना, इसका काम क्या है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू कराना, और जुडिशरी का काम क्या है, न्याय देना, क्या देना, न्याय, जस्टिस देना, न्याय देना, ये काम रहा, ठीक है बेटा जी। अब आ जाओ, ध्यान से समझो। तो संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे हम भाग 5 में। कार्यपालिका क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कानूनों को लागू कराता है या कानून के आधार पर देश में शासन करता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। संसदीय कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट के अंदर ही ऐसा ग्रुप होगा जो कि कानून को लागू करवाएगा या कानून के आधार पर या कानून के बेसिस पर कानून बनाकर देश में शासन करेगा। तो याद रखो, एग्जीक्यूटिव की जब बात आए या कार्यपालिका की जब बात आए तो इसका मतलब संघ पे बात कर रहे हैं, तो संसद के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर, उसका कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की। इसे सबको किस में रखा जाता है, संघ की कार्यपालिका में रखा जाता है। किसमें, संघ की कार्यपालिका में, जो कानून को लागू करवा रहे होंगे या कानून के आधार पर ही शासन कर रहे होंगे। मेरी बात समझे तो हम इसे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बात आती है, अच्छे से समझना है,
संघ केंद्र, संघ की बात कर लो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, बात एक ही है। यानी बात हो रही है भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे भाग 5 में। और किसके बारे में बात कर रहे होंगे? संघ के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो यही हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, यही हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल्स की, यही हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, यही हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, यही हम बात करेंगे लोकसभा की, यही हम बात कर रहे होंगे राज्यसभा की, यही हम बात करेंगे जॉइंट सेशन की, यही हम बात करेंगे जो संसद में छोटी छोटी समितियां बनी होती हैं उनकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 5। बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसी में हो सकता है हमारे 6 से 7 दिन अच्छे से निकल जाएं, इसी में हो सकता है हमारे अच्छे से समझने में 6 से 7 दिन निकलें, तो ध्यान से समझना। तो जब हम बात करते हैं गुड्डा, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं आपकी विधायिका की। किसकी? विधायिका, यानी लेजिस्लेचर की बात करती हूं, तो इसका मतलब मैं संसद की बात करती हूं, क्योंकि संसद पूरे देश के लिए कानून कहां बनता है बेटा? संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, सड़कों पर नहीं बनता। तो विधायिका की जब मैं बात करूंगी तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक चलेगा। आर्टिकल 79 से लेकर कहां तक चलेगा? 122 तक चलेगा। किसी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है मंत्री परिषद की, यानी मैं जब कार्यपालिका की बात करती हूं, जब मैं बात करती हूं एग्जीक्यूटिव की, तो मैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक चलूंगी सबसे पहले। इसीलिए मैंने कार्यपालिका वाला टॉपिक बताया, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको 52 आर्टिकल से लेकर 78 आर्टिकल के बीच के इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किससे जुड़े हुए हैं उन पे बात कर रहे होंगे। तो एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे आर्टिकल 52 से 78 तक, जो कानूनों को लागू कराती है। और कानून बनते कहाँ हैं? विधायिका में बनते हैं, लेजिस्लेचर में बनते हैं, संसद में बनते हैं। संसद की बात कहाँ से शुरू होती है? 78 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक होती है। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, संघ किस भाग में है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भाग 5 में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक होती है। सबसे पहले आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इन सब के बारे में बात करता है, जो कानूनों को लागू कराते हैं या कानून के हिसाब से शासन करते हैं। फिर बात करते हैं हम 79 से 122 आर्टिकल 122 तक विधायिका की, यानी संसद की बात करते हैं, जहां पे कानून बनते हैं। यानी हम लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, हम बात करेंगे मंत्री परिषद की, हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, इन्हीं सब आर्टिकल्स में। ठीक। फिर बात आती है बेटा न्यायपालिका, जुडिशरी की बात आती है। किसकी आती है? जुडिशरी की। यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए न्याय देने के लिए एक कोर्ट है। हर राज्य के अंदर अलग अलग कोर्ट हैं, लेकिन पूरे देश के लिए न्याय के लिए एक कोर्ट है। अगर सरकार के किसी भी कानून से दिक्कत है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या आपको यहां किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, तो आप कहां जाओगे? फिर आप सेंट्रल लेवल पर कोर्ट में जाओगे। और पूरे देश के लिए सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। तो हम बात कर रहे होंगे फिर किसकी? न्यायपालिका की, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 से 147 तक की बात कर रहे होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, गार्गी मैम 123 कहां गया? आर्टिकल 123 कहां गया? तो आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लिखेंगे नोट डाल के, राष्ट्रपति का के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। बताऊंगी क्या होता है ऑर्डिनेंस भी। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? इस शक्ति को, इस पावर को आप कहते हो आर्टिकल 123 के अंदर रखते हो। कोई दिक्कत? हाँ, मेरे को पता था ये पूछोगे। अमित पूछ रहा है मैम आर्टिकल 123 कहाँ गया? आर्टिकल 123 ये बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है, इसलिए नीचे नोट में लिखाया है कि आर्टिकल 123 बताता है कि जब देश में संसद नहीं चल रही है, किसी भी वजह से संसद
का कार्यकाल स्थगित हो रखा है, तो ऐसे में जब देश में संसद नहीं चल रही है तो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करना, तो राष्ट्रपति जी जो आदेश दे देते हैं वो भी एक तरीके से कानून की तरह माना जाता है। तो वो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है ना, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं समझाऊंगी, इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, कितने महीने तक चलता है। देखो, ऑर्डिनेंस अभी इस समय संसद नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम लगा, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं राष्ट्रपति जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा संसद चल नहीं रही है और ये कानून लागू कराना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर देते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं जिसके बेसिस पर वो कानून लागू हो जाता है। लेकिन संसद जैसे ही काम करे तो उस ऑर्डिनेंस को पास हो जाना होगा संसद से 1 महीने के अंदर अंदर, और इस ऑर्डिनेंस की शक्ति 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि आप उसे लीगल वे में कानून बनवा के संसद से पारित कराइए। ये तो आपके लिए एक विंडो दी गई है कि यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा। जैसे पैसा लेने के लिए मम्मी किससे कहती है? मम्मी स्वयं पैसा नहीं देती है, मम्मी कहती है पापा से पैसे मांगो। आपने कहा मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, तो घर में बैंक कौन है, घर में कौन है व्यक्ति जिससे पूरा घर पैसे लेता है? वो एक ही व्यक्ति है जो कमा कर लेकर आ रहा है। अगर मम्मी कमा के लेके आ रही है तो उस घर में मम्मी होंगी, पापा कमा के लेके आ रहे हैं तो पापा होंगे, और अगर दोनों कमाते हैं तो भी जनरली मम्मी अपनी सेविंग्स करती हैं, पिताजी की कहते थे जाओ वहां से लेके आओ। तो ऐसे में ये पापा क्या हो गए? संसद हो गए। संसद का काम ही है कानून पालन कराना, तो पापा का काम ही है अपने बच्चों की फीस भरना, बच्चों के लिए पैसे देना। पिताजी का काम है जूते लत्ते जो भी तुम्हारा मन है, बाइक में पेट्रोल डलवाना, घूमने जाने के लिए पैसा पिताजी से मिलेगा। लेकिन पापा भी मम्मी को पैसा दे के रखते हैं, और मम्मी खुद भी अपने पास पावर रखती है। तो मम्मी है राष्ट्रपति बेटा, मम्मी के पास है राष्ट्रपति वाली पावर, अध्यादेश जारी करने की पावर। जब पिताजी है नहीं और आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मम्मी आज फीस नहीं भरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और कैश में चाहिए। एक पहले ज़माना था, मतलब जब बिल्कुल पैसा एकदम कैश में चलता था। अब तो ये डिजिटल है कि बेटा पापा को फ़ोन कर दे, पापा पेटीएम करा देंगे, ठीक है ना, पापा फ़ोन पे कर देंगे, गूगल पे कर देंगे। अब तो सब जानते हैं, सब तरीके हैं। लेकिन अगर संसद कहीं गई हुई है भाई, संसद गई है अपने दोस्तों के संग घूमने, पिताजी कहीं गए हुए हैं, अब ऐसे में राष्ट्रपति जी यानी माता जी आपकी, उनके पास पावर है अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की। फिर वो आपको पैसा निकाल के देती हैं कि ले जा। लेकिन याद रख बेटा कि जैसे ही संसद आती है मेरा पैसा वापस आना चाहिए। तो वही वाली बात है कि वो तो विंडो मिली है कि राष्ट्रपति जी ने एक आदेश पारित करके कोई कानून बहुत इंपॉर्टेंट था उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही पिताजी वापस आए, जैसे ही संसद का सदन में काम करना शुरू हो जाए, तो भैया फिर ऐसे में चुपचाप से वहां से उस कानून को पारित कराओ। क्यों अपनी माताजी को कष्ट देते हो, उनका पैसा बचा रहने दो। ठीक है, समझ में आ गए? ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से। पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा आजकल, चार क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 भी देखने को मिले, किसी में 5 देखने को मिले, किसी शिफ्ट में 2022 वाले की बात कर रही हूँ 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 123 अध्यादेश क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब समझो ध्यान से, ये तो यहाँ लिखा ही दिया है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। अब संघ की कार्यपालिका को समझते हैं सबसे पहले, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जब समझेंगे तो सबसे पहले 52 से लेकर 73 तक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में, 52 से 73 तक। 74 से 75 तक किसके बारे में बात करेंगे? मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। 76 में किसके बारे में बात करेंगे? अटॉर्नी जनरल। अब सरकार ने कुछ कर दिया, सरकार का केस कौन लड़ेगा? तो सरकार का केस लड़ने का काम किसका है? अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का। फिर उसके बाद 77 से लेकर 78 की किस तरीके से कार्यपालिका का काम होता है, कार्य संचालन, ऑपरेशंस, उनके बारे में बात होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1, 2, 3 मुद्दे हैं जहां से क्वेश्चन बनते आए हैं, सदैव बनेंगे। तो हमें समझना है सबसे पहले आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक। ठीक, तो आ जाओ भैया। अब मैं जो समझाने वाली हूं
उसको एकदम दिमाग में रखना है, एकदम दिमाग में। मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही फिर एक बार लर्न कराऊंगी। आप गए एक जगह पर विवाह का प्रस्ताव लेके, विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, आप शादी का प्रस्ताव लेकर गए। लड़के हैं तो लड़की वालों के घर गए, और लड़की है तो लड़के वाले आपके घर पे आए। आप विवाह का प्रस्ताव आपके सामने आया, ठीक है। अब विवाह का जब प्रस्ताव सामने आता है, मैरिज प्रपोजल सब सामने आता है, तो बातचीत शुरू होती है बेटा। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हमें याद रखना है कैसे बातचीत शुरू हो रही है। तो लड़की या लड़का, सपोज करो, ऐसा कंसेप्ट भी आना चाहिए जब शादी हो और लड़कों को कहा जाए कि तुम दहेज दोगे और बिटिया हमारी घर के बाहर काम करेगी, तुम घर में बालक बच्चे संभालोगे, ठीक है, और तुम्हें खर्चा पानी ये देती रहेगी, झाड़ू पोंछा तुम्हारा काम है। तो सोचो पैरेलल वर्ल्ड में अगर ऐसा होने लगे, लड़कों की देखो आफत सी आ गई है, एकदम जान छड़क गई है, बोले गाड़ी में क्या बात बोल दी है, ठीक है। अगर ऐसा हो सपोज करो, तो दोनों तरीके से लड़कियां अपने लिए लेके चलें, लड़के अपने लिए लेके चलें। आर्टिकल 52 ये कहता है सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का क्या होगा, पहला नागरिक। तो जब विवाह होता है बेटा कुछ शर्तें रखी जाती है दोनों तरफ से। तो पहली शर्त रखी गई कि घर का ये मुखिया होगा, या लड़की ने कहा कि घर की मैं मुखिया होंगी, ठीक है, मैं भारत की प्रथम नागरिक होंगी। लड़का अपनी तरफ से कह सकता है कि मैं भारत का प्रथम नागरिक होऊंगा, या मैं भारत का एक राष्ट्रपति होऊंगा, यानी तुम्हारा मैं पति होऊंगा। यह आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है कि देश का पहले एक राष्ट्रपति होगा जो देश का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। 53 कहता है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स किसके हाथ में होंगी, राष्ट्रपति के हाथ में होंगी, जिनका यूज या तो वो खुद करेंगे या अपने अंडर अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू कराएंगे। तो लड़के ने कहा कि देखो, एक तो इस घर का मुखिया मैं हूंगा, आर्टिकल 52। 53 कहा कि कार्यपालिका की यानी सारी काम करने की पावर मेरे हाथों में होंगी, पावर्स मेरे हाथों में होंगी, जिनको या तो मैं खुद यूज करूंगा या अपने अंडर किसी से भी कह के काम करवाऊंगा, ठीक है। या लड़की ने भी यही कहा। तो आर्टिकल 52 बताता है कि एक कोई होगा। आर्टिकल 53 ये बताता है उसकी पावर्स के बारे में। पावर्स क्या बताता है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की, किसकी, संघ की कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका यानी देश के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में हैं। उसके उनके पास पावर है, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, जिसे वो खुद यूज करेंगे या अपने अंडर सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करवाएंगे यूज। 54 बताता है कि चुनाव या निर्वाचन कैसे होगा। चुनाव या निर्वाचन कैसे होगा, 54 क्या बताता है, चुनाव या निर्वाचन कैसे होगा, यानी चुनाव या निर्वाचन में कौन भाग लेगा। तो जब ये बातें हो जाती हैं तो ये बात होती है कि भैया जो बारात आएगी उसमें कौन कौन आएगा, हमारी तरफ से कितने मेंबर्स आएंगे। ये लड़की ये कहती है कि जी आपके यहाँ से केवल 5 लोग आने चाहिए या 50 लोग आने चाहिए, बाकी मेरे रिश्तेदार होंगे, तुम अपने यहाँ रिसेप्शन कर लेना। तो 54 क्या कहता है, जब बातें पावर की बातें हो गई तो 54 ये कहता है कि विवाह में लोग कितने आएंगे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, ये जो शादी हो रही है इसमें भाग कौन कौन लेगा। तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में। विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में होती है। विधानसभा कहाँ होती है गुड्डा, राज्यों में। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ। फर्स्ट नागरिक का मतलब होता है देश का प्रथम, देश का प्रथम, फर्स्ट। इसकी इज्जत है ये बेटा, ये इज्जत है सोना, ठीक है गुड्डा, ये इज्जत है, ठीक। कल क्लास हुई थी अंकुश, कल क्लास ली थी मैंने गुड्डा। 54 में बात हुई भैया बारात में कौन कौन आएगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य, जो चुने हुए सदस्य हैं। कैसे सदस्य, जो चुने हुए सदस्य हैं। फिर रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, दिमाग में ऐसे बैठा दूंगी। लेकिन तुम्हारे को भी कसम है, तुम अभी के अभी ये घर में 2-4 लोगों को बताओगे और याद करवाओगे उनको, ताकि तुम नहीं भूलो। फिर 55 बताता है यार शादी की रीति क्या होगी, तो निर्वाचन का तरीका क्या होगा। 55 बताता है निर्वाचन का तरीका क्या होगा, यानी विवाह जो होगा उसकी रीति क्या होगी, किस तरीके से शादी होगी। हमारे यहाँ पे शादी के कार्ड छपते हैं तो बताया जाता है ना कि विवाह का तरीका इतनी बजे भीगी पलकें होंगी, यानी लड़की विदा होगी, इतनी बजे टेंट के नीचे 7 फेरे लेंगे,
और इतनी बजे भोजन करेंगे, इतनी बजे वरमाला है। तो यही पूछ रहे हैं कि चुनाव की रीति क्या होगी, ये जो राष्ट्रपति जी का चुनाव है वो कौन किस तरीके से होगा। तो होगा किस तरीके से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। कैसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसे अच्छे से समझाऊंगी, अभी टाइम कम है इसलिए सिर्फ समझने के पर्पज से समझ लो, कल समझाऊंगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कभी डायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति के में हमने वोट नहीं डाला, और सीक्रेट तरीके से होगा। तो 4 तरीके से होगा। एक तो इनडायरेक्ट होगा, आम जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। गुप्त रीति से होगा, किसने वोट डाला किसको वोट डाला ये नहीं पता लगेगा। एक होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एक तरीका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इन चारों तरीके का यूज करके क्या होगा, चुनाव होगा, किसका, राष्ट्रपति जी का। ठीक। 56 कहता है कार्यकाल। कार्यकाल कि कितनी बजे तक लड़की विदा होगी, क्या होगा, ये सब बात करता है ना 56। तो 56 भी बात करता है कार्यकाल की। राष्ट्रपति जी जिस दिन पद ग्रहण करते हैं तब से लेके 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल चलता है। ठीक है। अगर कार्यकाल खत्म भी हो गया लेकिन नया राष्ट्रपति नहीं आया, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी उनका सक्सेसर पद ग्रहण नहीं कर लेता। 5 साल तक उनकी सरकार चलेगी। 56 कहता है, 56 कहता है 56 इंच का सीना, यानी कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो बोले जी 5 साल तक होना चाहिए। 5 साल में भी तब तक रहना चाहिए मामला जब तक अगर उनके उत्तराधिकारी उनके बाद जिसको आना है उसका चुनाव होके नहीं आ जाता। 57 कहता है कितनी बार, तो 57 कहता है कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो कहते हैं कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के अंदर आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो कहा गया भैया 3 योग्यताएं हैं। पहली, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी एज 35 होनी चाहिए। तीसरी, उनके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हों। 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, टर्म्स क्या हैं। 60 कहता है शपथ। तो शपथ में बात आती है कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का। और अगर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, जैसे अभी कौन है इस समय, चंद्रचूड़ साहब हैं, है ना, तो राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा तो उसे शपथ कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर नहीं है तो उनकी उपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज उनको क्या दिलाएंगे, ओथ। अब मेरे साथ साथ रिवाइज करो। देखो यहां से शुरू हुआ था 52 से। 52 यानी देश का एक राष्ट्रपति होगा। एक कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। 52 क्या कहता है, एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। 53 बात करता है उसकी पावर्स के बारे में। किसके बारे में, पावर्स में क्या बताया कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसके अंडर, यानी एग्जीक्यूटिव की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। सारी शक्तियां, बस 2 मिनट रुक जाओ बेटा, रिवाइज करा दूं। सारी शक्तियां किसमें होंगी, किसके अंडर होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। 54 क्या कहता है, 54 कहता है कि भाई विवाह में कितने लोग आएंगे। एक, विवाह करेंगे तो मैं तुम्हारा पति होऊंगा, मैं तुम्हारी पत्नी होंगी, मेरी ये पावर होंगी। 54 विवाह में लोग कितने आएंगे, तो याद रखना 54 कहता है चुनाव में भाग कौन लेगा। चुनाव में भाग कौन लेगा, तो कौन लेता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। और इसमें एक चीज और नोट डाल के यहीं लिख लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली प्लस पौंडीचेरी और प्लस जम्मू एंड कश्मीर, इन यूनियन टेरिटरी की विधानसभा के, इन यूटीज के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। इन यूटीज के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। सदस्य भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। ठीक है, इनके भाग लेने हैं, हर हालत में भाग लेंगे। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। 54 तक ये हो गया, चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। फिर 55 चुनाव की रीति क्या होगी, तरीका क्या होगा। तो रीति है बेटा जी कि चुनाव एक तो इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, गुप्त विधि से होगा,
गुप्त विधि से और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व से। दोनों समझाऊंगी, दोनों बातें समझाऊंगी क्या होती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी सिंगल रिप्रेजेंटेशन मेथड और समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। 56 कहता है 56 इंच का सीना कब तक रहेगा। पत्नी ने पति से कहा तो बोले कार्यकाल कब तक रहेगा तुम्हारा, ये शादी कब तक टिकेगी, तो बोले भैया 5 साल तक तो टिकनी ही चाहिए, ठीक है, और तब तक टिका दूंगा जब तक कि तुम्हारा नया विवाह नहीं होता। आपस में दोनों की बातें। 57 कितनी बार कितनी बार कितनी बार कितनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हो, तो आंसर निकला कि जितनी बार चाहो उतनी बार, जितनी बार चाहो उतनी बार, जितनी बार चाहो भारत में उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं। 58 कहता है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो बोले भाई केवल 3 योग्यताएं चाहिए, भारत का नागरिक, 35 साल की उम्र और साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। 59 कहता है शर्तें क्या होंगी, तो शर्तें ये हैं कि उनको कहीं से गवर्नमेंट से और पैसा न मिल रहा हो, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। 60 कहता है शपथ के बारे में, शपथ के बारे में। कल इतने से ही आगे बढ़ाऊंगी, 2-4 चीजें समझाऊंगी, ठीक है, चुनाव का तरीका बताऊंगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ चलो, तो आज के लिए इतना ही बिट्टू, फिर कल इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ये आर्टिकल सीक्वेंस में याद रखना, ऐसी कहानी बना के। चलो मिलते हैं, ठीक है बिट्टू, बाय। हाँ जितनी बार शादी करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। 57 यही